So last class में, in the last lecture, we had completed here, starting with principles of biotechnology. Going by the name, the topic itself says the biotechnology principles and process. तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे और कैसे प्रोसेस के साथ इसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे टू एक्सट्रैक्ट अ डीएनए, we'll follow that. Among many, the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are. तो यहां से एक बात समझ आती है कि हम पढ़ते दो कोर टेक्निक्स के बारे में हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही दो टेक्निक्स, उसमें से दो में से आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए. यानी केमिस्ट्री इज नथिंग बट व्हेन वी डील एट मॉलिक्यूलर लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट ब्रांच इज केमिस्ट्री. तो यानी हम वहां पे अगर उस लेवल पे छेड़खानी कर रहे हैं तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड thus चेंज द phenotype ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. तो हमारा दो पर्पस है, हम डीएनए आरएनए में कुछ चेंजेस लेके आएंगे और वो चेंज्ड या कह लो न्यू या कह लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरएनए को हम डालेंगे होस्ट में और होस्ट वो फिनोटाइप शो करेगा. फिनोटाइप यानी वो उसके अपीयरेंस में या उसके फंक्शंस में चेंजेस हमें दिखाई देंगे. दैट इज वन स्टेप. सेकेंड स्टेप इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. तो बेटा जब हम डीएनए और आरएनए लेवल पे डील कर रहे हैं तो वी नो दैट एनी कंटामिनेशन कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए. बाहर का कुछ भी, चाहे कोई रेडिएशंस है, चाहे कोई वायरस है, चाहे कोई केमिकल है, दैट कैन कॉज चेंजेस इन द डीएनए एंड द आरएनए एंड वी डोंट वांट टू हैपन. हो सकता है कि हम किसी और बैक्टीरिया को होस्ट बनाना चाह रहे हो, कुछ और कल्टीवेट हो जाए उसके साथ. तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है. तो वो भी एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा. In chemical engineering processes, to enable growth of only the desired microbe or the eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccine, enzyme, etc. यानी जो प्रोडक्ट्स हम एम कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, एंटीबायोटिक हो सकता है, वैक्सीन बनाई है हमने, एमआरएनए वैक्सीन की अभी हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, हमने एंजाइम्स बनाने हैं. So let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formulations of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as to the population. तो हम पढ़ के आए थे वेरिएशंस होती हैं. वेरिएशंस किस में दिखती हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखती हैं. उसके दो जो मेन एडवांटेज है कि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव वेरिएशन, पॉजिटिव वेरिएशन. जो पॉजिटिव वेरिएशन होता है उसका सर्वाइवल बेनिफिट होता है एंड द पॉपुलेशन इज एबल टू सर्वाइव इवन इफ देयर इज सम एक्सट्रीम कंडीशंस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. बड़ी प्यारी बात है ना. ये कभी तुमको लाइन आ जाए कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए बेटर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये उसका एक एडवांटेज हो गया कि हम चाहते हैं कि एज इट इज जो इन्फॉर्मेशन है हमको वही सही लग रही है, वही बेस्ट है, तो व्हाई नॉट दैट बी प्रिजर्व्ड. या हम चाहते हैं कि हम किसी वाइल्ड प्लांट को स्टडी करें, वाइल्ड ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, तो वी विल लुक फॉर द ऑर्गेनिज्म विच शोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेरिएशन वाला बेनिफिट है कि वहां पे हम चेंजेस देख सकते हैं. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स, ये तो हम कर ही रहे थे, यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स. तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछ लिया कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या है,
अगर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स थी ही तो उसमें क्या हो रहा था कि अनडिजायरेबल जीन्स भी मल्टीप्लाई हो रहे थे अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स। हम बहुत ज्यादा जीन स्पेसिफिक नहीं हो रहे थे उस केस में। ठीक है, हमने एक प्लांट एक्स चूज किया अच्छी वैरायटी का, दूसरा वाई चूज किया दूसरी अच्छी क्वालिटीज का, उनको हाइब्रिडाइज करके एक हाइब्रिड क्रिएट किया। एंड एक्स वाई प्लांट में इसकी भी अच्छी प्रॉपर्टीज है, इसकी भी अच्छी प्रॉपर्टीज है, पर दोनों की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज भी तो है, एंड वी डोंट वांट दैट। तो इसीलिए वी केम अप विद अ बेटर टेक्निक, दैट इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पे तो बिल्कुल सेलेक्ट करके हम अपनी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन को पिक करेंगे और सिर्फ उस जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। सारी बुरी चीजें हटा दी, जो चाहिए था सिर्फ वो लिया, एंड हमने एक नया ऑर्गेनिज्म, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर दिया। अब यूज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना। डीएनए का अगर ये सेगमेंट था मेरे पास ऐसे, मुझे इतना ही पोर्शन चाहिए था, तो इसी पोर्शन की मल्टीपल कॉपीज, दैट इज जीन क्लोनिंग। एंड इसको क्लोन करने के बाद इसे ट्रांसफर करना एक ऑर्गेनिज्म से होस्ट ऑर्गेनिज्म में, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट, the recombinant DNA technology. Overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. मुझे लगता है यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आगे का पैरा पढ़ते हैं। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. तो कहने का मतलब है दो सिचुएशन बेटा एनसीईआरटी यहाँ पे दे रही है। कह रही है एक ऑर्गेनिज्म था, इसका अपना डीएनए था, एक डीएनए बाहर से आ जाता है, इसको तुमने डाला, अब इसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुए। तो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुए तो ये अपने जीन को तो मल्टीप्लाई बेटा कर रहा है, ये अपने जीन को तो बखूबी मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो जीन है ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा ये हम श्योर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं कर सकते फिर, दिस इज अनदर थिंग। हमने क्या करा है फिर? अब हमने क्या करा है? हमने इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ऑलरेडी इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब जो हमारे पास कॉपीज आएंगी, जो ऑफस्प्रिंग आएंगी, वो एग्जैक्टली रेप्लिका होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अब हर एक ऑफस्प्रिंग में मेरे पास यही वाला डीएनए आ रहा होगा जिसमें होस्ट का भी है, क्योंकि हमको तो डिजायरेबल जीन चाहिए ना, हम तो अपने लिए बायोटेक को यूज कर रहे हैं और हमको डिजायरेबल जीन ही नहीं मिल रहा है इस स्टेप पे, तो इस स्टेप का तो फायदा ही नहीं रहा ना। लेकिन अगर हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया बेटा, इनकॉर्पोरेट मतलब उसके साथ जोड़ दिया, तो हमारे जो चांसेस हैं कि हमें ऑफस्प्रिंग में ही वो रिकॉम्बिनेंट जीन, जो हमको जीन चाहिए डिजायरेबल जीन, वो मिल जाए, उसकी संभावना बढ़ गई, राइट? So most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny, but when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. This is because the alien piece of DNA has become a part of a chromosome which has the ability to replicate. So in a chromosome there is a specific DNA sequence. बेटा यहाँ पे नया word आ रहा है, देख लेंगे। In a chromosome there is a specific DNA sequence called as the origin of replication, which is responsible for initiating the replication. किसी भी क्रोमोसोम में देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक डीएनए है, मैं अलग कलर से बना दे रही हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक डीएनए है, तो इसके पास ये वाला जो पोर्शन है ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये इसका ओआर है, यहीं से रेप्लिकेशन चालू होगी। Therefore, for the multiplication of any alien species of DNA, ये नहीं कहीं भी जाके जोड़ दोगे,
It needs to be a part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. Right?